आप बताओ गवर्नमेंट वालों कि हमें किन किन वजह से फाइट करनी पड़ेगी, क्या क्या हमें नहीं मिलेगा। तो आज से हम अपने बच्चों को कभी फौज में नहीं डालेंगे, तो फिर क्या पॉलिटिशियन अपने बच्चों को फौज में डालेंगे? अब अगर ये एक मेडल दे के या फूल दे के, समाधि पर फूल चढ़ा के आप रिस्पेक्ट दे दिया फौजी को, ये मत समझो, ये बिल्कुल गलत है। हमें नहीं चाहिए मेडल, हमें नहीं चाहिए फूलहार, हमें नहीं चाहिए कोई सम्मान, शॉल ओढ़ाना के ऐसा कुछ भी नाटक नहीं चाहिए। रियल दिल से अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो जो मांगे है वो वैलिड है। आज हम घर आने के बाद 32 साल के बाद हमारे को ये पता चला कि नेता वो इतने देश में गद्दार है, जो आज गुजरात इतना बड़ा बता रहे कि हमारा गुजरात में हम इतने अमीर है, इतने नेता लोग है। बाहर राज्य में हमने देखा है उधर कुछ भी नहीं है, वो लोग को हमारे गुजरात में आके जी रहे, पर आज हमारे को वो हमारे घर आते वोट मांगने के लिए भिखारी होके, आज हमारे को भिखारी बन के सड़कों पर ये नेताओं ने सैनिकों को बैठा दिया है। जब हम इस धरती माता की सेवा कर रहे थे बॉर्डर के ऊपर, उस टाइम हमारे को ये देश के लिए, ये गुजरात के लिए बहुत गर्व था। पर आज हमारे को इतना अफसोस हो रहा है कि नेताओं ये कल देश को बिक्री ना कर दे और हमारी मांगों जब तक पूरी नहीं होंगे तब 15 अगस्त आता है तो 2-4 दिन के लिए याद करते हैं। बाकी फौजी कौन है, मरने दो, चलने दो, कोई वैल्यू नहीं है हमारी फौजी की, बस नाम के लिए है। 15 अगस्त, 26 जनवरी, जहाँ बाढ़ आती है तो फौज को बुलाओ, कहीं हुआ तो फौज को बुलाओ। तो फौज जब रिटायर होके आता है तो कुछ देते नहीं है। फौज बेचारा नाराज होके ये झंडा जो चलाया, अभी हम झंडे को देख के इतना दुख होता है। हम इसके लिए बलिदान की दिया और इसके लिए शान है हमारी। आज झंडा कहीं उल्टा उल्टी दिखता है तो हमारे को दुख होता है। हम इसके लिए बलिदान और देश की रक्षा किया है। अभी कई झंडा अभी भी देखते हैं हम देश का, कहीं उल्टा पड़ा है, कहीं कचरे में पड़ा है, हमारे को दुख होता है। ऐसा तो देश की सरहदों की सुरक्षा सैनिक करते हैं, और आज सैनिक अपनी जब ड्यूटी पूर्ण करके वो रिटायर्ड हो जाते हैं तो वो पूर्व सैनिक हो जाते हैं। लेकिन गुजरात के अंदर पूर्व सैनिक आज अपनी मांगों को लेकर सचिवालय के सामने बैठे हैं। हमारे साथ जो अध्यक्ष हैं उनके हिमावत जी, उनसे हम बात करेंगे। हिमावत जी, खास करके ये बताइए, सरकार ने आज सुबह ही घोषणा की थी कि बहुत सारी चीज़ें आपको देंगे, क्या दिक्कत है कि आप लोग आज फिर से वहीं इकट्ठा हुए अपनी मांगों को लेकर? क्योंकि पिछले कई सालों से आप सरकार से बैठक कर रहे हैं, एक साल में कई बार बैठक कर चुके हैं, फिर भी ऐसा क्या हुआ कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं आया? सरकार के समक्ष बार बार हम ये 14 मुद्दा के जो हमारे मांग है उनके पास रख रहे हैं, लिखित में, मौखिक में, सब तरह से हमने रखा हुआ है, मगर आज दिन तक उनका कोई निराकरण नहीं आया। आज सरकार ने हमारी एक मांग स्वीकारी है, वो 1 करोड़ जो हमारे शहीद वीर नारी है उनको देंगे, मगर उनमें भी सरकार ने ये किया है, जिसने विवाह नहीं किया है उनको केवल 5 लाख रुपया देंगे। हमने बोला है चाहे परिणीत हो चाहे अपरिणीत हो, दोनों शहीद है तो दोनों को 1 करोड़ मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। और दूसरी, इनके अलावा जो हमारी बाकी की मांग है उनमें सरकार ने कुछ नहीं किया है। तो वो बाकी की अगर हम बातों की मांग करें तो ऐसी कौन कौन सी मांग थी? क्योंकि सरकार ने तो लिस्ट गिना दिया ढेर सारे, हम इतनी सारी चीज़ें देने वाले हैं। आप लोग की बहुत सारी मांगे पहले भी पेंडिंग थी और अभी भी पेंडिंग। बाकी की मांग है उनमें बात करें तो एक सरकार गुजरात सरकार में 10% अनामत है माजी सैनिकों की क्लास 3 में, तो उनका चुस्त पालन नहीं होता। उनका GR और परिपत्र हुआ है ऑलरेडी, ज़मीन और प्लॉटिंग देने के लिए GR और परिपत्र हुआ है, उनका कोई पालन नहीं हुआ है। हमारे जो माजी सैनिक निवृत्त होकर आता है तो उनका एकमात्र रोजी रोटी का साधन है हथियार लाइसेंस। तो आज की डेट में यहाँ गुजरात में ना तो माजी सैनिक का हथियार लाइसेंस रिन्यू किया जाता है, ना नया लाइसेंस दिया जाता है, तो हम रोजी रोटी ढूंढने के लिए कहाँ जाए? ये हमारा हथियार का है, वही रोजी रोटी का साधन है। ऐसी 14 मांगों को लेकर आप फिर से, अब तो एक मांग स्वीकारी गई, 13 मांगों को लेकर हम फिर से ये बैठे हैं। जब तक हमारे पास लिखित में 13 मांग नहीं आएंगी तब तक हम उठेंगे नहीं यहाँ से। पिछले 1 साल से आप लोगों की कई सारी बैठक हुई, सरकार ने कहा कि हम मीटिंग कर रहे हैं, एक कमेटी भी इन लोगों ने बनाई है, सुबह बताई हमने कमेटी जैसा कही वैसी करेगी। तो क्या एक सालों में आप लोग इतनी सारी मीटिंग, इतनी सारे विरोध प्रदर्शन, इतनी सारी आपकी डिमांड, सिर्फ एक मांग खाली पूरी की? बिल्कुल,
पिछले 6 साल से हम ले उसमें भी एक विसंगतता ये है कि अगर शादीशुदा है तो ही, और शादीशुदा नहीं है तो उसमें क्या अंतर है? बिल्कुल, शादीशुदा है तो उनको 1 करोड़ रुपया मिलेंगे, अगर शादीशुदा नहीं है वो शहीद हो जाता तो उनको 5 लाख रुपये मिलेगा। ये विसंगता है। और दूसरी, पिछले 6 साल से हम यही बातों को लेकर, 14 बातों को लेकर लड़ रहे हैं, सरकार को बार बार रजूआत कर रहे हैं, मगर आज दिन तक कोई निराकरण नहीं आया है। सरकार ने बहुत बार बोला हमने कमेटी बनाएंगे, ये करेंगे, वो सब कुछ बोला है, और आज तक हमको ललीपॉप ही मिला है। इसलिए अब हम सरकार की कोई बात हम आज स्वीकारने वाले नहीं है। जब तक हमारा लिखित में जवाब नहीं आएगा बाकी के मुद्दा का, तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। आप कुछ जानेंगे कि आप लोग तो अब धरने पे यहाँ बैठ गए हैं, अब आपके साथ में बहुत सारी महिला हैं, वो भी, उनके परिवारजन भी आके बैठ गए हैं। सरकार ने तो सुबह अपने हिसाब से घोषणा कर दी जितना करना था, अब आप लोगों की तरफ से क्या? जैसे माओ जी ने कहा कि अब हम बैठ जाएंगे, और क्या बहुत सारी विसंगतता है? जैसे और बहुत सारी विसंगतता, ये हमारे साथ वीर नारियाँ हैं, लोग यहाँ पे सब बैठी हुई महिलाएं हैं और पूरे गुजरात से आए हुए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अभी हमारा जब तक ये मांगे, सर ने जैसे बोला वैसे, हम जब तक हमारी मांगे नहीं स्वीकारी जाती तब तक हम यहाँ से कोई भी सैनिक उठने वाला नहीं है। जितने भी हमारे मुद्दे हैं, एक मुद्दे को छोड़ के बाकी सारे अभी पेंडिंग है, वो जितना भी मुद्दा का अभी परिपत्र नहीं हो जाता या लिखित में नहीं मिल जाता तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। सर कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें दूसरे स्टेट हैं वो लागू करते हैं सैनिकों के लिए, गुजरात ही ऐसा स्टेट है जो 10% जैसे सर ने कहा GR करने के बावजूद भी नहीं देता है। तो आप लोगों ने जब पूछा सरकार से तो क्या कहते हैं, क्यों नहीं पूरा करते हैं ये? सर जैसे आप जैसे बोले दूसरे स्टेट में, दूसरे स्टेट का पुलिस से 10% आरक्षण जैसे देना है, एक्स आर्मी में इनको 10% लागू है कि भाई 1000 की वैकेंसी है तो 100 बंदा आर्मी का लेना है, उसमें किसी भी तरह से वो 100 बंदा लेना है। अदर स्टेट में सब में होता है, यहाँ पे ये नहीं हो रहा है इम्प्लीमेंट। दूसरी चीज़, अदर स्टेट में पंजाब ले लो, दिल्ली ले लो, हरियाणा ले लो, राजस्थान, महाराष्ट्र, सब में अगर कोई शहीद होता है वहाँ पे, यहाँ जैसे उन्होंने 2 भाग कर दिया हमारा कि भाई कोई शादीशुदा है तो उसको 1 करोड़ देंगे और बिना शादी का है तो उसको 5 लाख देंगे। ये तो शहीद तो एक शहीद होता है ना सर, अगर वो शादीशुदा है या अनमेरिड या मैरिड है वो एक शहीद है। अगर वो बेटा है किसी का भाई है, किसी का पति है, किसी का बाप का बेटा है, किसी का माँ का बेटा है, वो शहीद का दर्जा है उसको। उसमें ऐसा ये भेदभाव नहीं रखना चाहिए कि अगर शादीशुदा है तो 1 करोड़ देंगे और बिना शादी का तो 5 लाख देंगे। तो ये संगतता है। और दूसरे राज्य में जब 1 करोड़ मिलता है या 50 लाख मिलता है, महाराष्ट्र में 75 लाख मिलता है, राजस्थान में 50 लाख मिलता है, तो वहाँ जब दे सकते हैं, MP में दे सकते हैं। यहाँ तो गुजरात में सर ये समृद्ध राज्य अपना जिसको बोलते हैं गुजरात मॉडल, तो हम तो यहाँ पे सर। और दूसरी बड़ी सबसे विडम्बना है, अगर मैं आपको कहूँ, जितना हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान में या UP, बिहार को ले लो, वहाँ शहीद होता है, उसका 0% भी यहाँ शहीद नहीं होता सर। गुजरात का सैनिक कितना है अपना, और उस सैनिक में साल में मुश्किल से 1 या 2 कैजुअलिटी होता है, 2 शहीद होता होगा या 1, मेरे हिसाब से तो इतना ही शहीद होता है सर। अगर वो सरकारें अगर महीने में 1 डेड बॉडी आती है और वहाँ शहीद को इतना 1 करोड़ मिलता है और हमारे यहाँ पे साल में 1 आता है, तो क्या हम उसको नहीं दे सकते सर? तो ये मांगे लेके सर हम आज यहाँ बैठे हुए हैं। और हम वीर नारी बहनों को, हमारा जो वीर नारी बहनों का भी जो जॉब का है, उनको जीवन निर्वाह करने के लिए आज कहीं कहीं घरों में मतलब उनको काम पे जाना पड़ता था, वो सर शर्म की बात है। बिल्कुल। आज अगर 1 लाख में आप खुद सोचिए सर, 1 लाख रुपये में क्या होता है? उसका बच्चा को पढ़ाएगी, वो खुद अगर असक्षम है या पढ़ी लिखी नहीं है उसकी वाइफ या कोई बच्चे, तो क्या करेंगे? 1 लाख में क्या होगा आप बताइए सर? अगर 1 करोड़ मिलेगा तो कम से कम वो अपने बच्चों को स्टेबल कर सकता है, अच्छा पढ़ाई लिखाई करा सकता है और अपने बच्चों का तो कम से कम अच्छा भविष्य दे सकता है। तो हमारी ये मांगे लेके सर 14 मुद्दों को लेकर आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। जब तक हमारे मुद्दे नहीं होंगे तब तक हम यहाँ से, जैसे सर ने बताया, हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। हमारे साथ वीर महिला भी हैं, उनसे भी बात करेंगी। क्या नाम है आपका दीदी? कल्पना भट्ट मेरा नाम है और मैं गुजरात माजी सैनिक संगठन में उप प्रमुख के तौर पे नियुक्त की गई हूँ। कल्पना जी, ये बताइए कि आप जो आपके भाई लोग उनके साथ भी यहाँ पे बैठी हैं कंधे से कंधा मिलाकर, अब महिलाओं को अगर बात करें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है महिलाओं को, चाहे अगर पुरुष है वो शहीद होता है तो पूरी जवाबदारी महिलाओं पर आ जाती है। कितनी दिक्कत होती है और सरकार से क्या अपेक्षा है आपकी? सरकार से ये अपेक्षा है कि अगर उन्होंने जो मतलब हमारा एक मुद्दा था जिसके अंदर में उन्होंने जो शहीद परिवार को 1 करोड़ देने के लिए जो बताया था, तो अगर शहीद परिवार का मतलब अगर वो मैरिड है तो उनको 1 करोड़ देने का उन्होंने बताया है, तो अगर वो मैरिड नहीं है तो उनको 5 लाख रुपया। तो ये मतलब कौन सा न्याय है कि जब मतलब अगर उनके माता पिता है और उनको अगर आप मतलब 1 करोड़ के बदले में अगर 5 लाख देते हैं तो 5 लाख में वो भी क्या कर सकते हैं? तो हमारा उनके पास में यही मांग है कि अगर आपका जो भी मतलब फैसला है उसके अंदर में अगर जो परिणीत हो या अपरिणीत हो उनके परिवार को मतलब 1 करोड़ दोनों को सही मतलब सेम मतलब ये मिलना चाहिए और उसके हिसाब से उसी रूल्स के हिसाब से उसको वो पास करके हम लोगों का जो मनोबल है उसको ऊंचा करे और हमारा जो मुद्दा है उसको वो मान्य रखे, ये हमारी उनके विनंती है। यानी खास करके कहे सैनिकों के साथ में
कभी राजनीति जोड़ी नहीं जा सकती, क्योंकि सैनिक सैनिक होता है। लेकिन आप लोगों को लगता है कि जिस तरह से सरकार जो है कर रही है, पहले तो 1 साल आप लोगों को साथ बैठक किया गया, बहुत सारी चीज़ें की गई, और अब एक चीज़ खाली उसमें मांग करके बाकी की चीज़ें छोड़ दी गई हैं, संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल नहीं सर, हम 5 साल से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग मुख्यमंत्री से मिले, गृह मंत्री से भी मिले, उन्होंने हर बार हमको यही बताया लॉलीपॉप कि आपका जो भी आपका मांग है वो पूरी कर देंगे। लेकिन आज 5 साल हो गया, कोई मुद्दा पास नहीं। आज का दिन ऐसा है, जो एक हमारा एक मुद्दा था, वो 14 मुद्दों में से एक ही मुद्दा हमारा पास किया गवर्नमेंट ने। और दूसरा एक तो मेन मीटर बना ये है कि गवर्नमेंट का एक GR है कि जो भी सैनिक होता है, रिटायर्ड होता है, तो गांव में इसको 1 गुटा 2 गुटा ज़मीन इनको मिलती है। ये GR है, आज तक किसी सैनिक को नहीं मिला है। और अगर जो अप्लाई करता है तो या तो सरपंच या तो कोई जो मामलेदार है, ये कोई ना कोई अड़ंगा डाल के हमको मिलता है। आज तक हमको मिला नहीं है। गवर्नमेंट से गुजारिश के हमारा GR है तो हमको मिलना चाहिए। दूसरा, हमको गवर्नमेंट का एक GR है कि हमारे 16 एकड़ ज़मीन मिलना चाहिए। ठीक, हम मानते हैं कि भी हमारे गुजरात में इतने सैनिक है तो 16 एकड़ ज़मीन नहीं दे सकते, लेकिन जीवन निर्वाह के लिए हमको कम से कम 3-3 बीघा ज़मीन देगा तब भी हम खुश रहेंगे। लेकिन वो भी अभी गवर्नमेंट हमको देती नहीं। जो बड़े बड़े जो फैक्ट्रियाँ डाल रहे हैं उनको तुरंत ही इनको दिया जाता है ज़मीन। लेकिन हम लोग तो हमारा जो राइट है, हम लोग को जो GR दिया हुआ है, GR के मुताबिक हम 16 एकड़ भी नहीं मांग रहे हैं। हमको ज़्यादा नहीं, 4-4 बीघा हमको दे दे, हम हमारे 2 बच्चों के साथ अपने रोटी चावल के साथ जी लेंगे। लेकिन गवर्नमेंट के सोचना चाहिए कि भारत का एक सैनिक यहाँ पे रोड पे बैठा हुआ है, वो एक सोचने वाली बात है। बिल्कुल विडम्बना की बात है कि जो सैनिक का परिवार देश की सेवा करता है, सरहद पे गोली खाता है, आज उसे अपने अधिकारों के लिए यहाँ बैठना पड़ रहा है। लगता है बहुत दुख की बात है। सर, ये तो सरकार को समझना चाहिए कि जो अपने बाल बच्चों को छोड़ के पूरी इसकी जवानी सरहदों में बिता देता है, वो गोली खाने के लिए यहाँ तैयार रहता है, और आज निवृत्त होने के बाद इनके बच्चे अभी जवान हुए हुए, उनको अधिकार नहीं मिलता है, तो पूरे सैनिकों को बहुत दुख लगता है कि आज इस भारत आज़ाद देश का एक जवान, एक वीर नारी बहने एक रोड पे आके बैठी हुई है और सरकार के मांग रही है। हमको ये एक देश के एक सपूत है, देश के एक वीर सैनिक है, और हमारे साथ ऐसे बर्ताव हो रहा है, ये हम बहुत दुख की बात है। गवर्नमेंट से नम्र निवेदन करते हैं कि जल्दी हमारे जो 14 मुद्दा से इसमें से आपने एक मुद्दा जो मंजूर किया है, और बाकी जब तक हमारे 13 मुद्दे जो मंजूर नहीं होंगे तब तक वहाँ से हम हटने वाले नहीं हैं। सर, क्या कहेंगे देश के सैनिक को आज अपने मांगों के लिए यहाँ रास्ते में बैठना पड़ रहा है? अब सरकार रास्ते पे ला दे रही है। जिन सैनिकों की बहादुरी पर देश आज सुरक्षित है, उन्हें आज अपने अधिकारों के लिए बैठक, कितना दुखद घटना मानते हैं आप, क्योंकि आप तो खुद इस पूरी प्रोसेस में हैं? हम जब सेना में भर्ती हुए थे उस टाइम हमारे को इतना गर्व था कि हम एक देश की सेवा करने जा रहे। आज हम रिटायरमेंट 32 साल करके मैं रिटायरमेंट हुआ हूँ। श्रीलंका लड़ा, कारगिल युद्ध लड़ा, आतंकियों के साथ मैं लड़ा हूँ, बहुत युद्ध किया, और मैं ये देश के लिए बॉर्डर ऊपर भी पाकिस्तान साथ भी मैं लड़ाई किया, और सेना भी पाकिस्तान की बॉर्डर की काट के हम इंडिया में लाए थे। उस टाइम मैं कैजुअल्टी हुआ था कालगढ़ के। आज हम घर आने के बाद 32 साल के बाद हमारे को ये पता चला कि नेता वो इतने देश में गद्दार है, जो आज गुजरात इतना बड़ा बता रहे कि हमारा गुजरात में हम इतने अमीर है, इतने नेता लोग है। बाहर राज्य में हमने देखा है उधर कुछ भी नहीं है, वो लोग को हमारे गुजरात में आके जी रहे, पर आज हमारे को वो हमारे घर आते वोट मांगने के लिए भिखारी होके, आज हमारे को भिखारी बन के सड़कों पर ये नेताओं ने सैनिकों को बैठा दिया है। जब हम इस धरती माता की सेवा कर रहे थे बॉर्डर के ऊपर, उस टाइम हमारे को ये देश के लिए, ये गुजरात के लिए बहुत गर्व था। पर आज हमारे को इतना अफसोस हो रहा है कि नेताओं ये कल देश को बिक्री ना कर दे, और हमारी मांगों जब तक पूरी नहीं होंगे तब तक हम इधर से उठेंगे नहीं। तब तक इधर हम हमारे बहनों जो शहीद जे वीर थी गए, जे नारियों है, उनके साथ लेके हम इधर बैठे रहेंगे भूखे प्यासे, पर हम अपना अधिकार लेके रहेंगे। सर, कैसी तैयारी, क्योंकि सरकार जिस तरह से कर रही है, अब आपकी बात ठीक है, सुनने की बात कर रही है, लेकिन आप लोगों को यहाँ रास्ते में आके बैठना पड़ रहा है, और अपनी मांगों के लिए, जायज़ मांगों के लिए जो दूसरे स्टेट ऑलरेडी दे रहे हैं। तो लगता है गुजरात में कहीं ना कहीं खामी है, मात्र सरकारें जो हैं वो सैनिकों की बात करती हैं, लेकिन जब हक देने की बात आती है तो कहीं ना कहीं पीछे हट जाती है। हाँ जी,
जब पूरे अपने इंडिया के अंदर में जो जितने राज्य है उसके अंदर में पूरे सैनिकों को मान सम्मान के साथ उनको 10% आरक्षण होता है, जो उनको जो जीआर लागू है वो मिलता है। लेकिन गुजरात में ऐसा अभी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये सैनिक यहाँ पर रोड पे नहीं आते और अपने हक के लिए वीर नारियों को यहाँ आके बैठना बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है। क्योंकि एक अपना पति खोती है, कोई माँ अपना बेटा खोती है, और उसके अंदर भी हम एक शहीद जो देश के नाम पर सिर्फ शहीद ही नाम है, चाहे वो मैरिड जाए अनमैरिड जाए, तो उसको शहीद का ही दर्जा मिलना चाहिए और उसको भी उसके अंदर में भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर 1 करोड़ की मांग है तो सिर्फ 1 करोड़ की मांग होनी चाहिए। और जो जितने सारे मुद्दे हैं, जो अपने इंडिया के अंदर में जो सोल्जर्स है उसको दारू का परमिट भी वहाँ पर सारी जगह पर फ्री है, लेकिन अपने गुजरात के अंदर में उसका 3,500 रुपया जो लेके रिन्यूअल करना पड़ता है और हर 3 साल के अंदर में ये चीज़ें लागू करती है गवर्नमेंट। तो उसको हमारी तरफ से, क्योंकि जो जहाँ पर सारे लागू है देश के सैनिक है, तो उसको माफ़ करना चाहिए। सर हमारे साथ परमिट के बारे में बोलोगे हुआ सर, देखिए हमारा जब सैनिक जो ऑन ड्यूटी में होता है तो गवर्नमेंट को लिक्विड इशू करती है, तो उस टाइम पे इसके बाद कोई परमिट की जरूरत नहीं होती है। जब हमारा जवान रिटायर्ड हो जाता है, रिटायर्ड होने के बाद इसको परमिट लेना पड़ता है, और परमिट भी पहले 700 रुपये में हमारा परमिट मिल जाता है, आज हमको 3,500 रुपये का परमिशन लेना। किस चीज़ का ये लोग पैसा किस चीज़ का लेते हैं? क्योंकि आप लोग तो फौज में आते हैं, फौज में से सीधा तो किस चीज़ का मिलता है? ये गुजरात गवर्नमेंट हमारे से लेती है। जब हम लाइसेंस बनाने जाते हैं, परमिट बनाने जाते हैं, तब वो एक्साइज ड्यूटी का है वो हमारे से लेती है। तो हमारा कहने मतलब कि जब हम ऑन ड्यूटी में होते हैं तब हम लिक्विड का यूज़ करते हैं, तो उस टाइम हमारे पास कोई लाइसेंस नहीं मांगा जाता है। तो रिटायर्ड होने के बाद फिर क्यों मांगा जाता है? और वो भी पहले 700 रुपये में हम परमिट लेते थे, हमको मिलता था, और अभी 3,500 रुपया कर दिया है। तो एक नाइंसाफ़ी है, क्योंकि सैनिक तो वही है जो रिटायर ऑन सर्विस था तभी वो वही था, और अभी रिटायर होने के बाद भी वही है। तो इसके बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। सर आप बताइए, आप भी यहाँ पर आए हैं अपने अधिकार की लड़ाई के लिए, लगता है कि रिटायर्ड होने के बाद देश की सेवा की अब अधिकार लेने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है आप लोगों को? सर देखिए, जब हम 24 आवर्स जागते हैं, क्यों? हमारे भरोसे पूरी हिंदुस्तान की जनता सोई हुई है। ये हम दिन रात अपनी ड्यूटी करते हैं, तब जाके देश की जनता सोती है। तो हमारी जो मांगे हैं, तो हमको आज रोड पे आना पड़ रहा है, क्योंकि जो हमारा जो हक जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। जो बाकी राज्यों में जो हमको दर्जा जो मिलता है उस तरह का गुजरात के अंदर नहीं है। सिर्फ यहाँ बोलते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, अदरवाइज कुछ होता नहीं है। यहाँ हमारा जो 14 मुद्दा है उसमें से बड़ी मुश्किल से इतने साल के बाद हमारा एक मुद्दा माना गया है। तो हम कोई अलग से नहीं मांग रहे हैं, जो बाकी राज्यों में जो एक सैनिक जो पाता है वही हम लेने का अपना प्रयत्न कर रहे हैं, उसी के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो हमने अपने हक की लड़ाई के लिए हमको रोड पे बैठना पड़ता है, ये सबसे बड़ी दुख की बात है। अब खाली मुझे ये जानना है कि अब सरकार तो अपने हिसाब से देख रहे थे हम लोग यहाँ की पुलिस चाक चौबंद, कई जिलों की पुलिस लगा दी है आप लोगों के लिए। हाँ। मतलब जो सैनिक लड़ रहा है उनको रोकने के लिए इतनी सारी पुलिस व्यवस्था की क्या ज़रूरत है? क्योंकि आप तो खुद देश की सुरक्षा करके आए हैं। तो सर ये किसी न किसी तरह एक इनका जो आवाज़ दबाने का मतलब एक प्रयत्न कर रहे हैं लोग, कि ये लोग किसी न किसी तरह हम इसको यहाँ से खदेड़ देंगे, भगा देंगे। लेकिन ऐसे नहीं है। ये हम लोग यहाँ से मान लो हमको कुछ करेंगे, या तो यहाँ से हमको ले जाएंगे, उठा लेंगे, तो दूसरी जगह जो दूसरे राज्य में है वो वहाँ उसकी जो आग चिंगारी है वो लगी रहेगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सरकार को इसका जो मैसेज मिलेगा। ठीक है, हमारे साथ दूसरे भी मित्र हैं। सर आप बताइए, आप थोड़े नाराज भी दिख रहे हैं, क्या बात है? सर क्योंकि आज इतने सालों के बाद, रिटायर होने के बाद अगर आपको अधिकार के लिए यहाँ बैठना पड़े और आपको खदेड़ने के लिए यहाँ बहुत सारी पुलिस बुलाई गई है, मतलब जो सैनिक देश की सेवा करता है उसको खदेड़ने के लिए सरकार ने पुलिस बुलाई हुई है। सर मैं 2016 से रिटायर हुआ हूँ। इन्होंने जो भर्तियाँ किया, हमने उस समय तैयारी किया, सब कुछ इन्होंने, कोई भर्ती अब ठीक से हुआ नहीं। सबको भर्तियाँ वो हो जाती थी, जो एयरपोर्ट में हम बीच में नौकरी करते थे। अभी सरकारी जो पॉइंट है सब हटा दिया है, प्राइवेटकरण कर दिया है। हमारे फौजी आदमी को कोई वैकेंसी नहीं है। मतलब वो जो प्राइवेट किया है उसके कारण आप लोगों को सीधा तौर पे नुकसान हो रहा है प्राइवेटाइजेशन का। अभी एयरपोर्ट पे हमारे 200 आदमी नौकरी करते थे, आज वो 200 की जगह खाली होके सिविलियन भर दिया। अभी फौजी आदमी बेरोजगार कम से कम घूम रहे हैं। इतना रेलवे वगैरह सब पॉइंट होना चाहिए, वहाँ एक्स सर्विसमैन होना चाहिए। देश की रक्षा किया है ऑलरेडी हमने। मतलब वो लोगों ने प्राइवेट सिक्योरिटी भर्ती कर दिया है उसकी जगह पे, आप लोगों का टाका है। उसमें भी शोषण हो रहा है।
अच्छा। सिक्योरिटी में प्राइवेटकरण जितना किया है उसमें भी शोषण हो रहा है। फौजी आदमी का सीधा पेमेंट होना चाहिए, सीधी भर्ती होनी चाहिए। ज़्यादा आदमी नहीं है तो हमारा फौजी हैंडल कर सकता है सुपरवाइजर बन के। फौजी को तो अनुभव ही है ना अच्छी तरह से सिक्योरिटी करने का। उसमें भी मेरा ONGC में नंबर लगा था, मेरे को बोला है फौजी आपका नहीं चलेगा सिक्योरिटी एक्सपीरियंस। वो इनकी सोच देख लो। मेरे को नंबर लगा था जूनियर सुपरवाइजर सिक्योरिटी। मेरे को अभी तक मैंने केस किया है, अभी तक मेरा कोई जवाब भी नहीं आया। तब से मैं परेशान होकर घूम रहा हूँ। 2016 से रिटायर हूँ। कोई वैकेंसी नहीं, कागज़ में ही है। बच्चों का एजुकेशन फीस वगैरह बोला स्कॉलरशिप मिलेगी, कहीं नहीं मिलती है, खाली कागज़ में ही चल रही है। मतलब सैनिकों को सम्मान देने के बाद खाली बातें हैं, लेकिन जब देने की बात आती है तो ये न तो सरकार न तो समाज, कहीं से आप लोगों को हेल्प नहीं मिल रहा है। नहीं मिला। बच्चों का जो CA हमारा मिलता है अभी आज तक पेंडिंग ही चल रहा है। कम से कम 3 साल से पेंडिंग चल रहा है। ना CA मिलता है, जो हमारा 10% कोटा है वो भी नहीं मिलता है। चाहे रेलवे हो चाहे कहीं भी भर्ती हो, खाली नाम का ही है 10%, कहीं मिलता नहीं है। यही तो गुजरात है हमारा। मतलब इस बार आप लोग लेकिन लक्की करके आएंगे, हक लेके ही जाएंगे यहाँ से। 15 अगस्त आता है तो 2-4 दिन के लिए याद करते हैं। बाकी फौजी कौन है, मरने दो, चलने दो, कोई वैल्यू नहीं हमारी फौजी की। बस नाम के लिए है 15 अगस्त, 26 जनवरी। जहाँ बाढ़ आती है तो फौज को बुलाओ, कहीं हुआ तो फौज को बुलाओ। तो फौज जब रिटायर होके आता है तो कुछ देते नहीं है। फौज बेचारा नाराज़ होके ये झंडा जो चलाया, अभी हम झंडे को देख के इतना दुख होता है। हम इसके लिए बलिदान की दिया और इसके लिए शान है हमारी। आज झंडा कहीं उल्टा पुल्टी दिखता है तो हमारे को दुख होता है। हम इसके लिए बलिदान और देश की रक्षा किया है। अभी कई झंडा अभी भी देखते हैं हम देश का, कहीं उल्टा पड़ा है, कहीं कचरे में पड़ा है, हमारे को दुख होता है। इसलिए मैं सबको धन्यवाद कहता हूँ। हमारी फौज की मांगे 14 मुद्दा है, वो क्लियर करो। हम लॉलीपॉप चूसने वाले नहीं हैं। इस बार लेके रहेंगे। हम देश की रक्षा किया तो ये भी रक्षा करेंगे। दूसरे भी हैं सज्जन। सर क्या कहेंगे आप कि जिस तरह से आप लोगों को यहाँ बैठना पड़ रहा है, इतनी मुश्किल में आपको बैठना पड़ रहा है। एक तरफ आप लोग देश की रक्षा करके आते हैं, रिटायर्ड होते हैं, और अब आपको अधिकार लेने के लिए लड़ना पड़ रहा है। हम मातृभूमि की रक्षा करना एक सैनिक परिवार में से है और हमारा सपरिवार के साथ हम आज आंदोलन पर बैठे हैं। हम बारंबार सरकार के साथ रजूआत करते हैं रैलियों के माध्यम से और रूबरू और आवेदनों भी देते हैं। तभी भी सरकार गुजरात सरकार हमको लॉलीपॉप देती है कि आपका 1 हफ्ते के अंदर काम हो जाएगा, हम आपको कमेटी बिठाएंगे, उसके बाद आपको बुलाएंगे और समझौता करके आपको दे दिया जाएगा। लेकिन 3 साल से इनका लॉलीपॉप ही है, वादा ही वादा चल रहा है, कुछ हमारा प्रॉब्लम सॉल्व किया नहीं। आज बड़ी मुश्किल से एक मुद्दा का सॉल्यूशन लाए हैं, लेकिन वो भी कल हमारा सहपरिवार माजी सैनिक वीर नारी बहनों, हमारी जो शहीद परिवार के जो वीडियो है, उनको पुलिस ने रास्ते पर हरासमेंट करके उनको रोक दिया गया हर पुलिस स्टेशन के अंदर, जिसकी वजह से कि हमारा यहाँ आदमी सैनिकों आए ना और यह प्रोग्राम हो ना और सरकार की बात आगे जाए ना। तो ये बड़ी, लेकिन आप लोग तो सैनिक हैं, इतने बड़े बड़े मुश्किलों को आप लोगों ने दूर कर दिया है, तो और यहाँ पर आए हैं आप लोग। नहीं, हम तो मतलब जैसे सैनिक हैं, हम मातृभूमि के लिए मतलब सेवा करते हैं, तो हम हर काम के लिए तैयार रहते हैं, तो हम तो आ ही जाते हैं। लेकिन हमारा जो कामकाज में जो आना था उसमें थोड़ा दिक्कत आ गया, थोड़ा डिले हो गया। तो लेकिन इस बार आप लोग मन मक्कम करके आए हैं कि हक लेके ही जाएंगे। इस बार पक्का अपना वादा करके आए हैं और पक्का सोच लिया है, जब तक हमारा 13 मुद्दा का सॉल्यूशन नहीं होता है तब तक हम यहीं रहेंगे, यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। मेरा नाम रूपाबेन भट्ट है और मेरा मुद्दा ये है कि जो टोल टैक्स भरना पड़ता है, वो बोले जो जॉब पर है उसको जाने देते हैं, कभी कभी किसी भी टोल टैक्स में, और कभी कभी नहीं भी जाने देते हैं। मगर एक्स आर्मी मैन को भी ऐसे कहते हैं कि हमारे रिकॉर्ड में नहीं है, तो उसके लिए जो रूल गवर्नमेंट की तरफ से बना है तो उसको अगर 12 साल पहले का है या बहुत पुराना है तो उसमें अपडेट होनी चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि किस किस को मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, और कौन कौन से टोल गवर्नमेंट के टोल टैक्स में हमें भरना पड़ेगा या प्राइवेट वालों में भरना पड़ेगा तो कितना भरना पड़ेगा,
और क्यों भरना पड़ेगा, ये सब रीज़न इसमें कवर होने चाहिए। ये रूल्स जो बना है उसमें अपडेट आनी चाहिए। और अगर हम कहें जो एक फ़ौजी को अपने देश में जब शहीद मतलब युद्ध करने जाना है तो उनको परमिशन ग्रांटेड, जब आपको इधर पोस्ट कर दिया है आपको जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उनको पूरे इंडिया में घूमने के लिए टोल टैक्स क्यों भरना पड़ेगा? तो ये भी सोचने वाली बात है ना। पॉलिटिशियन सब लोग अपनी धाक से अपने उससे नहीं भी भरते, ऐसा देखा भी है, बहुत बार फॉलो किया है। तो उसके लिए भी हमें फाइट करनी पड़ेगी। आप बताओ गवर्नमेंट वालों कि हमें किन किन वजह से फाइट करनी पड़ेगी, क्या क्या हमें नहीं मिलेगा। तो आज से हम अपने बच्चों को कभी फौज में नहीं डालेंगे, तो फिर क्या पॉलिटिशियन अपने बच्चों को फौज में डालेंगे? क्योंकि उनको तो सारा बेनिफिट्स मिल रहा है ना अपनी धाक से। और फौजी लोग जो अपनी जान पे खेल के मतलब उसको मिलता है, नो डाउट कि उनको पेंशन मिलता है ये, मगर जो जो बेनिफिट मिलना चाहिए ना वो बहुत संघर्ष के बाद मिलता है। तो उसमें तो आधी लाइफ चली जाती है। ये बहुत दुख की बात है, ये बहुत दुख की बात है। आधी लाइफ तो उसकी उस फौज में चली जाती है सरहद पे, आधी लाइफ ऐसे स्ट्रगल में, तो वो क्या जिएगा? तो आप अगर ये एक मेडल देके या फूल देके समाधि पर फूल चढ़ा के आप रिस्पेक्ट दे दिया फौजी को, ये मत समझो, ये बिल्कुल गलत है। हमें नहीं चाहिए मेडल, हमें नहीं चाहिए फूलहार, हमें नहीं चाहिए कोई सम्मान, शॉल ओढ़ाना के ऐसा कुछ भी नाटक नहीं चाहिए। रियल दिल से अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो जो जो मांगे है वो वैलिड है और वो हमारी पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल, ये सैनिक हैं, याद रखे सरकार। जो सैनिक जानता है हथियार उठाना, जो सैनिक जानता है देश की रक्षा करना, वो अपने अधिकारों की भी रक्षा करना जानता है। ये बात सभी सरकारों को, ये बात सभी राजनेताओं को याद रखनी चाहिए। और सबसे विडंबना की बात यह है कि जो सैनिक आपकी हमारी रक्षा करता है उसके भरोसे आप और हम आराम से सो सकते हैं, उसे अपनी मांगों के लिए रास्ते में बैठना पड़ रहा है, रास्ते पर आकर अपनी मांगों के लिए धरना प्रदर्शन करना है, वो भी परिवार सहित। सहयोगी हितेंद्र बारोट के साथ अनिल पटेल, पंचायत टीवी, अहमदाबाद।